नमस्कार, यूपीएस मानव की घटनासार करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 जो आई है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लगभग हर एग्जाम के लिए करंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और करंट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। करंट को इग्नोर करना एक बहुत घातक कदम माना जाता है। हम लोग घटनासार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इन्होंने अभी तक करंट को इग्नोर मोड पर रखा था, उनका करंट थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार हो जाए, क्योंकि घटनासार का जो कवरेज है वो कंपेरेटिवली बाकी मैगजीन्स के मुकाबले अच्छा माना जाता है। और ये लगातार होता भी आ रहा है कि घटनासार, अकेले घटनासार लगभग 80 to 85% करंट को कवर कर लेती है। वहीं जिन लोगों ने दूसरे सोर्सेज से करंट को तैयार करके रखा है उनके लिए भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सप्लीमेंट्री सोर्स के रूप में घटनासार एक बेटर ऑप्शन होती है, और घटनासार को किसी भी कीमत पर इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इस घटनासार को कर रहे हैं। हिंदी भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियोस जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देके रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ, अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग, इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में, हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक,
तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक। तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे, विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी के लिए इनिशिएटिव की। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट की बात कर लेते हैं, और तो घटनासार हम लोग शुरू कर लेते हैं। और ये आज का जो वीडियो है ये घटनासार सीरीज का 8वां वीडियो है। हम लोग घटनासार का एक बड़ा पोर्शन पूरा कर चुके हैं, हालांकि जो आर्थिकी वाला पार्ट है वो हमारा बचा हुआ है, उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो पोर्शन या जो सेगमेंट यहाँ पर दिया गया है उसको। ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और फिर हम लोग कवर करेंगे इसको। तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है इसके बारे में बजट आने से कुछ दिनों पहले जो नीति आयोग है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। इस रिपोर्ट में बेसिकली देश भर के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है, जो फिस्कल पोजीशन, जो फिस्कल हेल्थ है, उसके बारे में बातें करी गई थी। और ये बताया गया था कि कौन सा राज्य है जिसकी फिजिकल हेल्थ बाकी राज्यों से बेहतर है, अच्छी। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज में फ्रंट रनर, एस्पिरेंट वगैरह इस कैटेगरी में राज्यों को क्लासिफाई करके रखा गया था। और इस जो इंडेक्स है जिसको हम जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स या रिपोर्ट बोल रहे हैं, जो नीति आयोग के द्वारा जारी करी गई थी, इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया था। और ये जो रिपोर्ट है इसमें जाहिर सी बात है क्या है, नीति आयोग हम लोग ने देखा कि उसके द्वारा जारी करी गई थी। और इसमें जो पीरियड कंसिडर किया गया है वो पीरियड कंसिडर किया गया है 2014-15 का फिनेंशियल ईयर से लेकर 2022-2023 तक का फिनेंशियल ईयर तक। फिनेंशियल ईयर क्या होता है? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। वित्तीय वर्ष वो वर्ष होता है जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। इस पीरियड यानी कि 2014-15 वाले फिजिकल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2023, पूरा पीरियड ये है। इसके पीरियड के लिए राज्यों की जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल पोजीशन, उसके संबंध में रिपोर्ट जारी करी गई थी। और उसमें उत्तर प्रदेश को रखा गया है फ्रंट रनर की कैटेगरी में। जो कंसोलिडेटेड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उत्तर प्रदेश का, वो 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी पोजीशन में है, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है? अच्छी बताई गई है इस रिपोर्ट में। एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट बताती है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी राज्यों के बजट के संदर्भ में एक रिपोर्ट, राज्यों के बजट के कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। और ये बेसिकली एक स्टडी रिपोर्ट थी जो 2024-25 के फिनेंशियल ईयर में जारी करी गई थी। और यहाँ पर उन टैक्सेस के बारे में बताया गया था जो टैक्सेस राज्य के द्वारा वसूल किए जाते हैं, और उन टैक्सेस की रिसिप्ट के आधार पर राज्यों को जो है वो रैंक किया गया था। इसमें ये जो स्टडी रिपोर्ट है 2024-25 के वित्तीय वर्ष की, इसको आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। उसमें देश के सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियों में, यानी कि अपने खुद के टैक्सेस की कलेक्शन में, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 2022-23, 2023-24, 2024-25 में रेस्पेक्टिवली 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा। ये ध्यान रखना है। अगर हम इसको देखें इस ट्रेंड को, तो 2022-23 में ये 9.9% था, फिर बढ़ा और 10.5% हो गया, और फिर 11.6% हो गया 2024-25 में, जो कि एक अच्छा एक इंडिकेशन दिखा रहा है। और ये बता रहा है राज्यों की जो कर प्राप्तियां हैं, टैक्स रिसीप्ट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश की बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा इंडिकेशन हमको ये देता है। ये बता रहा है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है राज्यों का, उसमें महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यानी कि महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा स्वयं के करों की प्राप्ति में
जो पहला स्थान है वो किसका है, वो महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसी पीरियड में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, पहली बात तो हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की सीमा के अंदर प्रोड्यूस होने वाली फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू को बोला जाता है। यानी कि किसी भी देश की सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है, अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो अब कंज्यूम करी जाएंगी, जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में नहीं किया जाना है, जिनका इस्तेमाल अब उपभोग के लिए किया जाना है अंतिम उपभोक्ता के द्वारा, उनको अंतिम वस्तुएं या फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट बोला जाता है। ऐसे ही फाइनल सर्विसेज भी होती हैं। ठीक, तो किसी भी देश की सीमा के अंदर एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूस करी गई हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसको उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यही जब स्टेट के कंटेक्स में हम लोग देखते हैं, किसी राज्य के कंटेक्स में देखते हैं, तो वहां पर जो सीमा है वो उस राज्य की सीमा तक हो जाती है। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी की बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो हम क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर पूरे साल में जितनी भी फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं और फाइनल सर्विसेज यानी कि अंतिम सेवाओं को प्रोड्यूस किया गया है, उत्पादित किया गया है, उनकी जो वैल्यू होगी, उनका जो मूल्य होगा, वो क्या होगा, उसको उत्तर प्रदेश का जो है वो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हिंदी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोला जाएगा। ये जो पीरियड है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पीरियड में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रहा वो 10.9, 11.9 और 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में ये 13.8, 16 और 16.7% रहा। मतलब क्या है, मतलब कि अपनी जीडीपी का कितना परसेंट जो है वो राज्यों ने विकास के ऊपर खर्च किया। तो जब दुनिया मतलब देश के जो बाकी राज्य हैं उनका जो एक्सपेंडिचर रहा 2023 24, 2022-23 और 2024-25 में वो 10.9%, 11.9% और 12% ऑन एन एवरेज रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में ये 13.8% रहा 2022-23 में, 16% रहा 2023-24 में, और 16.7% रहा 2024-25 में। इससे दो बातें हमें पता चल रही हैं। पहली बात ये पता चल रही है कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर, विकास व्यय पर जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो देश के दूसरे राज्यों के द्वारा औसत रूप से जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उससे ज्यादा रहा है। और केवल एक साल ही ज्यादा नहीं रहा है, लगातार तीनों साल ज्यादा रहा है। और दूसरी बात ये पता चल रही है कि उत्तर प्रदेश में ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां 2022-23 में 13.8% था, 2023-24 में 16% हो गया, और 2024-25 में 16.7% हो गया, जो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जो राज्य सरकार है वो विकास के ऊपर अपना ध्यान जो है वो बढ़ा रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता, इस पर सवाल आया है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता की बात करें, जो 2016-2017 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, वो 2022-23 के रियल जो डेटा है उसके आधार पर 30.4% हो गई है। मतलब क्या है, जो जीएसडीपी का 36.7% होने का जीएस जो जो ऋणग्रस्तता का मतलब है, ऋण का मतलब हो गया डेट, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपर जो डेट था 2016-17 में, जो कर्जा था 2016-17 में, वो उसकी जीएसडीपी का 36.7% था। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 100 है, तो 36.7 उसके ऊपर क्या है, कर्जा है। ये एक बड़ा अमाउंट था कर्जे का, 1/3 जीडीपी के बराबर लगभग, उससे ज्यादा जो था वो कर्जा था। और ये कर्जा घट के 2022-2023 में 30.4% हो गया है। यानी कि जो ऋणग्रस्तता है उस पर जो कमी आई है वो 6.3% की ऋणग्रस्तता में कमी आई है। 6.3% की ऋणग्रस्तता में कमी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर अक्सर सवाल आया है कि उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो है वो कितनी है।
2017-18 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जीएसडीपी 12.89 लाख करोड़ थी। 2024-25 में ये दोगुना हो गई, लगभग 27.51 लाख करोड़ हो गई। और 2025-30 में 30.77 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, वो कितना है। तो 2024-25 में उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी है वो 30.7 लाख करोड़ रुपए है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2025-26 में 30.77 लाख करोड़ है। और ये देखिए लगातार जो 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर दोगुनी हो जाती है, लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है 2024-25 में। और इस समय 30.77 लाख करोड़ रुपए तक इसके पहुंचने का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश अब लीडिंग पोजीशन पर है, अग्रणी स्थान पर है। 2023-24 में जो जीडीपी की वृद्धि दर थी नेशनल, वो 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि जहां हमारे देश की 2023-24 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 9.6% थी, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा है, और वो कितनी है, 11.6%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, ठीक 2% ऊपर चल रहा है उत्तर प्रदेश। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपए थी, और 2023-24 में ये बढ़कर कितनी हो गई, 93,514 हो गई। और 2024-25 में इसके 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाने का अनुमान है। पर कैपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश की है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाने का अनुमान लगाया गया है 2024-25 में। 2023-24 का जो साल खत्म हुआ उसमें 93,514 थी, और 2016-2017 में ये केवल 52,167 रुपए थी। ठीक। यहाँ पर आय वृद्धि दर यानी कि जो आय की वृद्धि दर है, जो इसका ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट पहले 12.2% था और अब बढ़कर कितना हो गया है, 12.5% हो गया है। प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा आपको अलग अलग ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर देके रखा गया है। इसमें 2023-24 का ध्यान रखिए, 2024-25 का ध्यान रखिए, यही दो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 2017-18 का भी एक बार देख सकते हैं, याद करने को तो सभी याद कर लें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास यही तीन है। आगे आने वाला जो एस्टिमेशन है 24-25 का, 2023-24 का जो पता चल चुका है, और 2017-18 का 57,944 था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि 2022-2023 में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान 24%, 30% और 46% रहा स्थिर कीमतों पर। दो कीमतें होती हैं, स्थिर कीमत, स्थिर, और दूसरी होती है चालू कीमत, करंट प्राइसेस पर। स्थिर कीमत का मतलब क्या हो गया कि किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लिया गया और उस बेस ईयर के आधार पर चीजों को, इन सभी आंकड़ों को वैल्यूएट किया जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्थिर कीमत बोला जाता है। और जब हर साल के उस समय के जो प्राइसेस हैं उनके आधार पर इवेल्युएट किया जाता है तो उसको चालू कीमत बोला जाता है। कभी इसके बारे में बात करेंगे, हमारे पास अभी इसके लिए ये समय नहीं है। फिलहाल बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो 24% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान है वो 30% है, और सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो 46% है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बना बताया गया है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो राज्य है वो लगातार तरक्की करता चला जा रहा है, विकास करता चला जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा आज जो है तेजी से विकास करने वाले राज्यों में ये शामिल है। एक्सपोर्ट में भी इसकी हिस्सेदारी है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है उत्तर प्रदेश, और भारत के कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में है। ठीक। अब हमारे देश में
इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और उनके बावजूद 11% कंट्रीब्यूशन इंडिया के एक्सपोर्ट में कौन देता है? उत्तर प्रदेश देता है। इस पर भी एक बार सीधे सीधे सवाल आ चुका है कि देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है। तो हमें ध्यान रखना है, इस बार हमको कितना रखना है? 11% है। अमाउंट में देखें तो प्रतिवर्ष लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है, उससे ज्यादा ही है। डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है, और 2024 में 1024 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ठीक। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, सौर ऊर्जा उत्पादन में 8 सालों में उत्तर प्रदेश में जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन है उसमें 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है, बताया गया है। 25 मार्च 2025 को घोषणा की गई थी, तारीख से मतलब नहीं हमको। ये बताया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि पिछले 8 सालों में राज्य में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी की कुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी यानी कि स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी, और वर्तमान में राज्य की सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2653 मेगावाट हो गई है। तो लगभग 10 गुना, एग्जैक्ट 10 गुना तो नहीं है लेकिन उसके लगभग पास हम लोग पहुंच गए हैं। 2653 मेगावाट उत्तर प्रदेश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है, 25 मार्च 2025 की ये डेटा है। सौर ऊर्जा नीति 2022 में 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। और ये घोषणा किसने करी है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के द्वारा इसकी जो है वो घोषणा करी गई है। अगला है, अंतर्देशीय जल परिवहन का एक नया रीजनल ऑफिस जो है वो खुला है वाराणसी में। ठीक। अंतर्देशीय जल परिवहन का यानी कि इनलैंड वाटरवेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रीजनल कार्यालय, रीजनल ऑफिस वाराणसी में खोला गया है। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। कहाँ पर किया है? वाराणसी में स्थापित किया है। काम क्या है कि जो नेशनल वाटरवेज है, हम लोगों ने पहले वाटरवेज के बारे में पढ़ा हुआ है शुरुआत में इसी घटनासाल सीरीज में। ठीक। और यहाँ पर खास तौर से गंगा नदी के किनारे जो डेवलपमेंट और जो मैनेजमेंट है उसको तेज करना वाटरवेज से रिलेटेड, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। IWAI के वर्तमान में जो है वो 5 कार्यालय थे रीजनल, और अब वाराणसी में खुलने के बाद ये कितने हो गए हैं? 6 रीजनल ऑफिसेस हो गए हैं। ये कहाँ कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में है, पटना में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में और वाराणसी में। और अब कितने हो गए? 6। वाराणसी में खुलने के पहले कितने थे? 5। अब कितने हो गए? 6। कहाँ कहाँ है, ध्यान रखना है। ठीक। गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे पास एक है, गंगा नदी। फिर है हमारे पास धनौरी वेटलैंड। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में एक नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड स्थिति रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है, प्रदान करने का निर्देश दिया है। जो धनौरी जलाशय या वेटलैंड जो है वो जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और हमको ये पता है कि जेवर में उत्तर प्रदेश में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जाहिर सी बात है वहां पर पक्षियों के ऊपर कुछ प्रतिबंध होगा, उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है, और ये कई सारी जो बर्ड स्पीशीज है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक लुप्त प्राय सारस क्रेन भी शामिल है। हम जानते हैं जो सारस है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। और उत्तर प्रदेश सरकार धनौरी वेटलैंड को नोटिफाई करने की प्रक्रिया में है, लेकिन NGT ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त करी है। धनौरी आत्मभूमि 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है। ध्यान क्या रखना है? धनौरी वेटलैंड कहाँ पर है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। अभी तक तो आगरा का ताजमहल था, और अब राम मंदिर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, टूरिस्ट साइट बन गई है उत्तर प्रदेश की। एक रिपोर्ट जारी करी है, इसमें कहा गया है कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक जो टूरिस्ट हैं वो राम मंदिर का दर्शन करने आए हैं, और इसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है।
अयोध्या में इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आना हुआ है। धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है। और ये क्यों है? क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ है, जिससे लोगों की जो आस्था का केंद्र है वो पहले से भी था और अब और ज्यादा बनकर उभरा हुआ है। और देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। जनवरी से सितंबर 2024 के बीच की अगर बात करें तो अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 जो हैं विदेशी पर्यटक आए हैं। वहीं अगर ताजमहल की बात करें तो 2024 में 125.1 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया है, जिसमें 9,24,000 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को शामिल करने के बाद 125.1 मिलियन है, जो कि कहीं कम है अयोध्या में आए हुए पर्यटकों की संख्या से। फिर यहाँ पर बात हुई है कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच कुल 476.1 पर्यटक आए थे यहाँ पर, जिनमें वाराणसी में 62 मिलियन घरेलू और 1,84,000 विदेशी पर्यटक आए। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में 68 मिलियन पर्यटक आए, जिनमें 87,229 विदेशी पर्यटक थे। यहाँ पर फिलहाल अयोध्या पर ही कंसंट्रेट करना है, और उत्तर प्रदेश में कुल कितने आए उसको भी ध्यान में रख लेना है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट लगाया गया है। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कुंभी में रखी है भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की स्थापना। ये जो बायोपॉलिमर प्लांट है, ये बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा 2,750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर इसी कुंभी में स्थित मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में स्ट्रेटेजिकली स्थापित किया गया, जिससे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा, इसकी जो सप्लाई चेन होगी वो बनी रहेगी और आसानी से चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये प्लांट जो है वो हर साल 80,000 टन पॉली लैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे डिस्पोजेबल बॉटल्स, प्लेट्स, कप और बैग बनाने में किया जाएगा। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होंगे ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जैव अवक्रमणी इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और 3 से 6 महीने के बाद अंदर ये विघटित हो जाते हैं, डिके कर जाते हैं। अगली चीज है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू किया गया है। 20 फरवरी 2025 तारीख भी ध्यान रखनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि मई जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अन्य रक्षा उपकरणों को भी लखनऊ में निर्मित किया जाएगा। यहाँ पर जो मिसाइल्स होंगी उनको प्रोडक्शन यूनिट तक ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक की योजना भी बनाई गई है। और इसमें रूसी जो वैज्ञानिक, क्योंकि जो ब्रह्मोस है वो रूस के सहयोग से बन रही है ना, तो रूसी वैज्ञानिक भी यहाँ पर काम सहयोग करेंगे। ये जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका हिस्सा है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना। ठीक। राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए बेसिकली दिया गया है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जो 5 स्टार सिक्योरिटी या सेफ्टी रेटिंग प्राप्त करती हैं, जो निर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भीतर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एक उत्कृष्टता का, एक्सीलेंस का संकेत यहाँ पर देती है। लार्सन एंड टूब्रो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, गलत बोल दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा गोल्डन ट्रॉफी इसी के लिए दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है वो बना लिया गया है, जहां पर टेक्सटाइल मशीनों का निर्माण किया जाएगा। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा करी गई है।
और कानपुर देहात में लगने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। अभी मशीनें हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, हम साउथ कोरिया से, चाइना से, यूरोप से मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं, जिनमें 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया जाता है। और ये उम्मीद है कि अगर हम ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और उसके लिए हमको जो मशीनों का इंपोर्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा, और ये 4 लाख करोड़ तक का मशीनों का जो इंपोर्ट है वो पहुंच सकता है। लेकिन अब हम खुद अपने देश में कानपुर देहात में जो टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना है उसमें खुद अपनी मशीनें बनाएंगे। ठीक है। तो इस परियोजना के चालू होने से देश भर की टेक्सटाइल कंपनियां इस तरीके की मशीनें आयात करने की जगह, यानी कि इंपोर्ट करने की जगह, उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगी। लखनऊ में बन रहे जो मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क है और जो दूसरे 10 और टेक्सटाइल पार्क हैं, उनमें भी जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल यूनिट्स वहां पर स्टैब्लिश करेंगे, तो वो भी यहीं से अपनी जो डिमांड है मशीन्स वगैरह की वो पूरी कर सकेंगे। ठीक। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ पर टेक्सटाइल पार्क लगने हैं ध्यान रखना है। ये जो टेक्सटाइल मशीन पार्क है ये कहाँ पर लगाया जाएगा? भोगनीपुर है कानपुर में। वहां पर चपरघटा में 875 एकड़ जमीन चिन्हित करी गई है, वहां पर ये लगाया जाएगा। और इसके अंदर 200 से ज्यादा बड़ी और मीडियम यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करी जाएंगी, जिनमें 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री भी लगाई जा रही, लगातार विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश बढ़ता चला जा रहा है। एक्सप्रेस वे स्टेट तो है ही, डिफेंस कॉरिडोर और इस तरीके की जो चीजें लग रही हैं उत्तर प्रदेश को एक लीडिंग स्टेट के रूप में उभार कर लेके आएंगी। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री बनाई जा रही है। ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट्री कौन बना रहा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। फिर महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा करी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन स्थल का दर्जा देने की घोषणा की, और ये नैमी सारण, जिसको नीम सार के नाम से भी जानते हैं, उससे लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक एरिया में मौजूद है। यहाँ पर ये माना जाता है कि दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का जो पानी है वो उस कुंड में मिलता है, इसीलिए इसको मिश्रिक बोला गया। दलीच के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था उसको मारने के लिए ये कहा गया कि इसके लिए हड्डियों का वज्र बनाना पड़ेगा, और वो हड्डियां किससे मांगी गई? दधीच से मांगी गई। और उन्होंने इंद्र को अपना जो कंकाल है, अपना जो स्केलेटन है वो दे दिया, और इंद्र ने उसी से वज्र बनाया और वृत्रासुर का जो है वो वध वहां पर किया था। नैमिषारण्य कहाँ पर है? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और गोमती नदी के तट पर है। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर महर्षि दधीचि जी का एक भव्य मंदिर है। वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी, इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा करी है। इसको कैथी से ढकवा गांव के बीच में प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि वाराणसी के कैथी से ढकवा गांवों के बीच डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति करी है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमें कि डॉल्फिन पार्क कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में कौन से गांवों के बीच में? कैथी से ढकवा गांवों के बीच में बनाई जाएगी, और डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्रों की नियुक्ति करके रखी गई है, जो ये बताते हैं कि कहीं डॉल्फिन को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज तो नहीं की जा रही हैं। ठीक। अभी डॉल्फिन गणना भी हुई थी, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा था, और ये देखा था कि डॉल्फिनों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित करी जाएंगी और राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिसमें लखनऊ की रोशनुद्दौला, छतर मंजिल और मिर्जापुर का जो चुनार का किला है वो शामिल है। इन्हें जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ही पढ़ना है। ये नीचे वाले पॉइंट हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है।
अगला है माँ की रसोई पहल। गरीबों को सस्ता खाना खिलाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। 10 जनवरी 2025 को शुरू करी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नाम की पहल का उद्घाटन किया। ये एक कम्युनिटी किचन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मात्र 9 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में करी गई थी। क्लियर, बस इतना। उत्तर प्रदेश की तनुष्का जो है वह जैगुआर स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं। जैगुआर स्क्वाड्रन बेसिकली एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन है। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन है वो। लखनऊ की तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में परमानेंटली शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। पहली महिला पायलट बनी है, बस। वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की घोषणा, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की घोषणा करी गई है। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी किसको मिलाकर? वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की गठन की उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। अब ये अगल बगल तो है नहीं, इनके बीच में भी कई सारे जिले हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में 5 इनके बीच में और 2 ये खुद, कुल कितने हो गए? 7 हो गए। 7 जिले शामिल होंगे। 7 जिले कौन कौन से? प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही होंगे, जिनका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल हैं। क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। धार्मिक उद्योग और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र के नॉलेज पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी, बस इतना। फिर आईआईटी कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण की तकनीक। आईआईटी कानपुर ने शुरू करी है एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना है। ये फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। डीह्यूमिडिफाई करता है, यानी कि उनमें जो पानी है उसको बाहर निकाल लेता है, खत्म कर देता है, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से सूख जाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना है, जिससे वे अपनी फसलों को अधिक समय तक संरक्षित कर सके, उन्हें उचित मूल्य पर बेच सकें। फिर टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप जो है वो लॉन्च करी गई। राइज जो है वो RISE से मिलकर बना है। इसमें R का मतलब है रैपिड, I का मतलब है इम्यूनाइजेशन, S का मतलब है स्किल और E का मतलब है एनहेंसमेंट। किसका एनहेंसमेंट किया जाएगा? टीकाकरण कार्यक्रमों का एनहेंसमेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप को लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इसमें स्टाफ नर्सेज, जो सहायक नर्सेज होती हैं, जो ANM यानी कि मिडवाइफ्स होती हैं, यानी कि सहायक नर्स मिडवाइफ, यानी कि ANM एसोसिएटेड नर्स या असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है। इसका काम क्या करेंगे वो? इससे वो बच्चों को नियमित टीकाकरण की निगरानी और उनका जो प्रबंधन है वो ज्यादा एफिशिएंसी से कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि जो वैक्सीनेशन है उसकी कवरेज को बढ़ाया जाए। वो परिवार और वो बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, जो उससे बच रहे हैं, उनकी पहचान हो सके और उनकी पहचान करके उनका प्रॉपर टीकाकरण, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। राइज ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और निगरानी प्लेटफॉर्म है, सर्विलेंस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में उनके इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। इसमें रियल टाइम अपडेशन हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा है। ट्रांसलेशन फैसिलिटी से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा। 18 फरवरी 2025 को ये काम हुआ है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र जो 18 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है, उसमें अनुवादक की सुविधा से यानी कि ट्रांसलेटर की जो यहाँ पर फैसिलिटी है उससे लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। अब यहाँ पर जो सदस्य होंगे वो अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रख सकेंगे, जिनको प्रॉपरली ट्रांसलेट किया जा सकेगा। ठीक है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और सभी जो कम्युनिटीज है उनके बीच में एकता की भावना को बढ़ाना। ठीक है, क्लियर। फिर है गोरखपुर पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बन गया है, पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन गया है। 7 दिसंबर 2024 को एक घोषणा करी गई है कि गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट शहर कम स्टडी सेंटर स्टैब्लिश करेगा, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सच सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा सितंबर 2025 तक। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में 40 एकड़ की एक फैसिलिटी बनाई जाएगी, एक सुविधा बनाई जाएगी, जिसमें रोज 700 टन कचरा, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और खतरनाक कचरा शामिल है, उसका प्रोसेसिंग करी जाएगी। इसमें चारकोल का प्रोडक्शन और बायो सीएनजी का प्रोडक्शन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस कचरे का इस्तेमाल करके चारकोल और बायो सीएनजी वगैरह का जो है वो प्रोडक्शन किया जाएगा। अब ये अपशिष्ट मैनेजमेंट यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये बेसिकली किसको करेगी? सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है। ये जो फैसिलिटी है इससे केवल गोरखपुर को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि गोरखपुर के 8 जो नेबरिंग सिटीज हैं, जो पड़ोसी शहरी स्थानीय निकाय हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं आसपास की 8, उनको भी यहाँ पर उसके जो है वो बेनिफिट मिलेगा। कुछ चीजें यहाँ पर तथ्यसार के रूप में देके रखी गई हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें कुछ नई भी हैं, वो भी देख लेते हैं। 6 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गोरखपुर गीडा के सेक्टर 26 में निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक। इसके अलावा विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक निखिल सिंघल को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। बजट जो प्रस्तुत किया गया था 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उस बजट का आकार कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए। बजट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक एक पॉइंट को कवर करके पढ़ा हुआ है। बजट में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 2023-24 में अनुमानित है वो कितनी है? 93,514। 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 11.6% रही, अभी हम लोग देख के आए हैं। इसके अलावा देश का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। देश की पहली एआई सिटी कहाँ पर बन रही है? लखनऊ में बन रही है। इसके अलावा किसानों की आय में वृद्धि के लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का जो ऋण है वो स्वीकृत किया है। 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा करी, वो कौन कौन है? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। अभी हम लोग देख के आए हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसी से रिलेटेड चीज है ये, तो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हम लोगों ने करी है। 16 से 17 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिट फेस्ट में राजकमल झा को, किसको? राजकमल झा को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर गोंडा जनपद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विधानसभा में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया 28-29 मार्च 2025 को। फिर आईआईटी कानपुर में टेक्निकल फेस्टिवल टेक्कृति 2025 का आयोजन किया गया। दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत करी गई है कानपुर में, किस लिए करी गई है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह, उनके सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया प्रयागराज के महाकुंभ में। ये इंपॉर्टेंट है।
तारीख भी इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी 2025 की तारीख ध्यान रखनी है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्टनामा 2025 का आयोजन किया गया नोएडा के इंडिया एक्सप्रेस मार्ट में। आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम रही वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। साथ ही साथ काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया वाराणसी में 15 से 24 फरवरी 2025 तारीख, इसकी भी आपको ध्यान रखनी है। फिर ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस एज इट इज इसको याद कर लेना है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन पीलीभीत में किया गया। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर से हुई है। एआई पर चुनौतियों और अवसर इंजीनियरिंग एंड प्रबंधन अनुप्रयोग मैनेजमेंट एप्लीकेशन पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया लखनऊ में। वहीं कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 दिया गया कथाकार उदय प्रकाश को। वाराणसी नगर निगम 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करेगा डोमरी गांव में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी है। हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा नोएडा में। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी संबंधित टेक्नोलॉजीज पर ध्यान दिया जाएगा। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 2,425 रुपये प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा करी है बलिया में, क्योंकि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ही एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करी गई थी, एक समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, नेशनल मूवमेंट के दौरान। ठीक। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया गोरखपुर में। कितने नगर निगमों में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, इंपॉर्टेंट है ये। 3 होटलों को हम लोगों ने देखा है, 3 हेरिटेज को जो है वो होटल ग्रुप में डेवलप किया जाएगा, देख के आए हैं। दरीज कुंड वाला भी हम लोगों ने देख ही लिया है। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त करी है, वो है हमारे पास एनटीपीसी विंध्याचल या एनटीपीसी मिर्जापुर। दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत करी गई ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश के शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी बचाओ हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा करी गई है वाराणसी में। ये इसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है, हमको बेसिकली यहीं तक देखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये है हमारे पास की शुरुआत में सबसे ही हमको यूपी का बजट देकर रखा गया है, लेकिन यूपी का बजट हम लोगों ने अलग से बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ के रखा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप उसी को फॉलो करिए। इसमें एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वो बेहतर है, उसको वहां से फॉलो कर लीजिए। आप कमेंट उसकी रीडिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन बेस किसको बनाएंगे? जो हम लोगों ने उस वीडियो में फॉलो किया है, जो मैंने 3 वीडियोज वहां पर यूपी बजट के लिए बनाए हैं, कॉम्प्रहेंसिव है, सभी चीजों को डिस्कस किया, और उसके बाहर से बजट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके के बनने की उम्मीद है ही नहीं, तो उसको आपको वहां से करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके उसको कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो उत्तर प्रदेश की जो समसामयिकी है वो हमारी ये खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश की समसामयिकी के बाद हम लोग अब अगला जो पॉइंट शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे हम लोग अब उत्तराखंड तो नहीं करना है हम लोग को, ये नवीनतम पुरस्कार ऑल द वार्षिकी शुरू करेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम लोग इसके बाद का जो स्पोर्ट वगैरह है वो खत्म कर लेंगे, और उसके बाद एक क्लास में हमारा एक वीडियो में खत्म हो जाएगा आर्थिकी, और उसके बाद ये घटनासार हमारी खत्म हो जाएगी। उसके 2-3 दिन के बाद नई वाली घटनासार आ जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको भी कर लें। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे ही। और उसमें मेजर जो चीजें होंगी वो तो इसी से रिपीटेड होंगी, ओवरलैप करेंगी, लेकिन हम लोग कर लेंगे। तो इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।